नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका की दिवालिया अर्थव्यवस्था ने देश पर आर्थिक संकट आने के बाद पहली बार पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। डीसीएस ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, तीसरी तिमाही के लिए साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर सकारात्मक विकास दर का 1.6% दर्ज की गई है। अप्रैल 2022 में दिवालिया घोषित होने पर श्रीलंका ने -8% की वृद्धि दर्ज की थी। देश की अर्थव्यवस्था 2021 की चौथी तिमाही से नकारात्मक बनी हुई है। कॉर्नेल वेस्ट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मैं निश्चित नहीं हूं कि मैं बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा या नहीं। मुझे लगता है कि बाइडेन पीछे हट जाएंगे। कॉर्नेल वेस्ट ने 31 मार्च 1968 के उस क्षण का जिक्र करते हुए कहा कि जब लिंडन बी जॉनसन ने घोषणा की थी कि वो वियतनाम में युद्ध और घरेलू समस्याओं का हवाला देते हुए दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस समय उनके सचिव जॉर्ज क्रिश्चियन ने कहा था कि इस फैसले में स्वास्थ्य भी एक कारण था, क्योंकि जॉनसन केवल 59 वर्ष के थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे उसके और इजरायल के बीच तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया है कि मोसाद खुफिया एजेंसी के एक एजेंट को शनिवार को ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मार डाला गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, इस एजेंट ने विदेशी सेवाओं, विशेष रूप से मोसाद के साथ बातचीत की और विशेष जानकारी इकट्ठा की। साथ ही इसने मोसाद सहित विदेशी एजेंसियों को दस्तावेज प्रदान किए। हालांकि ईरान ने मारे गए एजेंट का नाम नहीं बताया है। इजरायली सेना ने गजा में अपने ही देश के 3 लोगों को मार डाला जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ था। इजरायली सैन्य अधिकारियों के अनुसार गलत पहचान के चलते की गई फायरिंग में इन तीनों की मौत हुई है। सेना ने कहा है, ये घटना सभी सैनिकों के लिए एक सबक है, हमें इस पर गहरा अफसोस है। इजरायली सेना के द्वारा गलती से अपने ही 3 नागरिकों को मार देने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इजरायल के शहर तेल अवीव में जमा हुए और शहर में मौजूद सैन्य अड्डे की तरफ मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बचे हुए बंदों को रिहाई कराने के लिए समझौता करने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने अपने हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर पकड़े रखे थे। पोस्टरों पर लिखा था, उन्हें घर लाओ और अब बंदूकों की अदला बदली करो। मृतकों के शव इजरायल पहुंच गए हैं, यहाँ उनकी पहचान की गई है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इन मौतों को असहनीय त्रासदी बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल शाम में भी हम अपने घावों पर मरहम लगाएंगे, सबक सीखेंगे और बंधक बनाए गए अपने सभी लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। कुवैत के आमिर शेख नवाफ अल अहमद अल जावेर अल सबा का निधन हो गया है। कुवैत के सरकारी न्यूज चैनल पर इसकी घोषणा कर दी गई है। इससे पहले टीवी पर प्रसारित हो रहे नियमित कार्यक्रम को अचानक रोककर कुरान की आयतें दिखाई जाने लगी थी। कुवैत में अमूमन ऐसा तभी होता है जब राज्य परिवार के किसी व्यक्ति का निधन हो जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने लोकसभा कक्ष में धुएं के डिब्बे के साथ कूदने की योजना बनाने से पहले आत्मदाह और पर्चे बांटने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो मामले की जांच कर रही है, बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज करने की भी योजना बना रही है, जिन्होंने सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले 2 लोगों के लिए सदन में प्रवेश करने के लिए आगंतुक पास को अधिकृत किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ललित झा टीएमसी के पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि ललित झा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सहयोगी हैं। राज्य के बागडोगरा में पत्रकारों से बातचीत में अधिकारी ने यह आरोप लगाया है। बता दें, ललित झा संसद में सेंध लगाने की घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये ललित झा भतीजा अभिषेक बनर्जी के तृणमूल युवा के रैंक एंड फाइल हैं। उनके साथ एक पिक्चर नहीं, बहुत सारी पिक्चर सामने आई हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिका के एक स्वतंत्र संघीय सरकारी आयोग ने बाइडेन प्रशासन से विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कथित रूप से निशाना बनाने का हवाला देते हुए यूएस रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने का आह्वान किया है। इस संघीय सरकारी आयोग का नाम यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। इसने कहा कि विदेश में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। बयान में कहा गया है कि भारत व्यवस्थित तरीके से लोगों की धार्मिक आज़ादी और आस्था को निशाना बना रहा है।
अमेरिकी सरकार ने 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों को सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अभियुक्त बनाए गए निखिल गुप्ता के बारे में जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि संसद के सदस्य के तौर पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निखिल गुप्ता पर अमेरिकी सरकार के अभियोग में जो आरोप लगाए गए हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हम पन्नू की हत्या की साजिश की जांच कराने के लिए भारत सरकार की कमेटी बनाने के ऐलान का स्वागत करते हैं। इसके साथ ये भी अहम है कि भारत सरकार इस मामले की पूरी तरह जांच करे, इसमें शामिल अधिकारियों समेत हर शख्स को जिम्मेदार ठहराए और ये गारंटी दे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। 5 सांसदों के बयान में कहा गया है कि हमारा मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग दोनों देशों के लोगों की जिंदगियों को सकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन हमारी चिंता है कि अभियोग में जिस तरह की कार्रवाई को रेखांकित किया गया है वो चिंताजनक है और अगर इसे सुलझाया नहीं गया तो भारत और अमेरिका की अहम साझेदारी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। बता दें, 52 साल के निखिल गुप्ता पर पैसे देकर हत्या करवाने की साजिश के आरोप हैं। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो गुप्ता को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने छापेमारी के दौरान मिले 350 करोड़ से अधिक कैश के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है वो मुझे दुखी करता है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वो मेरी फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी शराब फर्मों से संबंधित है। ये शराब की बिक्री से हुई है। उन्होंने कहा जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी पक्की रकम है। मेरा परिवार 10 दशकों से भी अधिक समय से शराब का कारोबार चला रहा है। शराब के कारोबार का सौदा नकदी में होता है। व्यवसाय मेरे परिवार के लोग चलाते थे। आईटी की छापेमारी में जो कैश मिला है वो कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वहां मेरी व्यापारिक फर्म के लिए नकदी रखी गई। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने अभी छापा मारा है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों और फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद दी गई सफाई पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि दुनिया जानती है कि धीरज साहू गांधी परिवार के एटीएम थे। उनका ये जो बचाव में उत्तर है, एक हफ्ते बाद ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। एजेंसी अपना काम कर रही है। एक और विषय है कि पैसा आया कहां से। कई राज्यों की आबकारी नीति को धीरज साहू अपने मन से चलाते थे। गलत तरीके से धन बनाना उनका एक नया व्यवसाय बन गया था। धीरज साहू गांधी परिवार के खास आदमी थे। संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने कहा है, ये चूक क्यों हुई? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। पूरे देश उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसी के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा संसद सुरक्षा में हुई चूक के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल ने कहा कि मोदी की नीतियों के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर हम देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए जैसी राशि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खाते में डालें ताकि कांग्रेस एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके। उन्होंने डोनेट करने के लिए लिंक और वेबसाइट भी बताई है। कांग्रेस ने कहा कि इसके साथ ही आप हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीसी, एनईएफटी और क्यूआर कोड स्कैन करके भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के शीर्ष अदालत के हालिया फैसले पर तीखा हमला बोला है। जस्टिस नरीमन ने कहा, ये फैसला बहुत परेशान करने वाला है और संघवाद पर बड़े पैमाने पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला लेने से इनकार कर एक असंवैधानिक कार्रवाई को चलने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा तो इसमें कहा गया है कि हम फैसला नहीं करेंगे। इसका मतलब है वास्तव में आपने फैसला कर लिया है। आपने इस असंवैधानिक अधिनियम को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है और आपने अनुच्छेद 356(5) को नजरअंदाज कर दिया है। ये सभी बहुत ही परेशान करने वाली बातें हैं। अनुच्छेद 370 पर बोलने के बाद जस्टिस नरीमन ने कहा कि हाल के दिनों में 3 अन्य परेशान करने वाली घटनाएं हुई। बीबीसी पर आयकर छापे, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून और केरल के राज्यपाल की कार्रवाई। बीबीसी की छापेमारी पर उन्होंने कहा, ये डॉक्यूमेंट्री हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में बताती है, लेकिन उन पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया। टैक्स छापे मारकर बीबीसी को परेशान किया गया। इस साल की शुरुआत में हुई पहली कठिन संदिग्ध घटना थी। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर प्रस्तावित कानून के बारे में पूर्व न्यायाधीश ने कहा
कि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से इसे एक मनमाने कानून के रूप में खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर करता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के केरल के राज्यपाल के कदम पर नरीमन ने कहा कि इससे राज्य की विधायी गतिविधि रुक जाएगी। ये इस साल तीसरा सबसे परेशान करने वाला तथ्य है। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के अडानी समूह ने समाचार एजेंसी IANS में 50% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान कर दिया है। समाचार एजेंसी PTI ने अडानी एंटरप्राइजेज के हवाले से ये जानकारी दी है। अडानी एंटरप्राइजेज ने बताया, AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने IANS मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 50.50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अडानी समूह ने हालांकि इस सौदे की राशि का ऐलान नहीं किया है। बता दें, इस समूह ने पिछले साल मार्च में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया को खरीदा था। उसके बाद दिसंबर में इसने जाने माने न्यूज चैनल NDTV में लगभग 65% खरीदारी कर ली थी। BRS की नेता के कविता ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के उस बयान को गलत ठहराया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने की किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। इसको लेकर कविता ने कहा कि राज्यसभा में मासिक धर्म संबंधी संघर्ष को ईरानी द्वारा खारिज किए जाने से वो निराश हैं। उन्होंने ईरानी की उस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि मासिक धर्म कोई विकल्प नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। पेड लीव से इनकार करना अनियमित महिलाओं द्वारा सहे जाने वाले वास्तविक दर्द को नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस के प्रमुख बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी रोहित शर्मा की कप्तानी जाने से खुश मालूम नहीं पड़ रहे हैं। सूर्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, हालांकि इसमें ना तो उन्होंने कुछ लिखा है और ना ही किसी को टैग किया है। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ एक इमोजी पोस्ट की है, ये टूटे हुए दिल की इमोजी है। सूर्य ने एक्स के साथ ही इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी ये इमोजी लगाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये रोहित शर्मा के लिए ही है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान बना दिया है, जिसके बाद रोहित शर्मा के फैंस निराश नजर आ रहे हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई में खेले गए टेस्ट सीरीज के इकलौते मैच में इंग्लैंड को 347 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत से जीत के लिए मिले 478 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 131 रन पर आउट हो गई। महिला टेस्ट इतिहास में भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहली पारी में 428 रन, जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 136 रन और दूसरी पारी में 131 रन बनाए। इस मैच में 9 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा को मैच की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। टीम इंडिया इस समय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है। T20 सीरीज खत्म हो गई है। अब टीम इंडिया वनडे और इसके बाद टेस्ट सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया को इन दोनों ही सीरीज से पहले तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज दीपक चहर वनडे सीरीज से हट गए हैं, वहीं मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। BCCI ने एक पोस्ट कर मामले की पूरी जानकारी दी है। BCCI ने बताया कि चहर ने BCCI को सूचित किया है कि वो फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के कारण आगामी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अब दीपक चहर की जगह आकाशदीप को शामिल किया गया है। BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार 17 दिसंबर से खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है। राहुल द्रविड़ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के हेड कोच नहीं होंगे। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के पास नया कोच स्टाफ होगा। BCCI का यह फैसला चौंकाने वाला बताया गया है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल वनडे विश्व कप 2023 तक था, लेकिन BCCI ने इसे बढ़ा दिया था। द्रविड़ के मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने हाल में साउथ अफ्रीका दौरे पर T20 सीरीज में हिस्सा लिया था। हालांकि वो वनडे सीरीज में कोच नहीं होंगे, लेकिन इस दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में वो बतौर कोच लौट आएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।